वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर। 2 लेक्चर मैं करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने इंग्लिश की भी बना दी, आप उसको भी देख सकते हो। हिंदी की भी चल रही है पॉलिटी, इंग्लिश में भी चल रही है, साइंस भी हिंदी में चल रहा है और इंग्लिश में चल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए, प्री और मेंस के लिए इस चैनल पे अगर नहीं आया और पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब कुछ आपको कंप्लीट तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है, करंट अफेयर्स, क्विज, सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते। देखिए कैसे नोट्स बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारत, दुनिया कह रहा हूँ, पूर्ण स्वराज की बात कर रही थी कि पूर्ण स्वराज, तब एम.एन. रॉय ने बोला कि यार पूर्ण स्वराज तो ले लोगे पर उसका होगा क्या, कैसे चलाओगे, ब्रिटिश कानून से देश को चलाओगे क्या? तो लोगों इनका बात तो सही है। तो सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड एम.एन. रॉय ने करी। किसने करी? एम.एन. रॉय। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। ठीक है, तो 1934 में सबसे पहले आइडिया जो दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। तो अब देखो, आपने इस पूरी लाइन को इतना शॉर्ट में कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड ऐसे करके लिख लिया, पहली बार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। फिर ऐसे करके क्रोनोलॉजी बनाओगे। 1935 में फिर इनकी बात को कांग्रेस ने भी समझा कि हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड करा कि हाँ भैया हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारत का। अब इसको देखने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी भैया आवाज़ उठाई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि हाँ हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के हो, मतलब जिसमें ब्रिटिश का कोई रोल ना हो, सारे इंडियन मेंबर हो और हम ही अपने भारत का संविधान बनाएंगे। नेहरू जी ने इसकी डिमांड करी। अब इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया 1940 में अगस्त ऑफर के तौर पे। 1940 में आया अगस्त ऑफर, तो आप ऐसे लिख लो अगस्त ऑफर। ठीक है, द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट नोन एज अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर बोला कि ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तब हम आपको एक कैबिनेट, मतलब एक मिशन आएगा जो बताएगा कैबिनेट मिशन के तौर पे कि कैसे क्या बनना है। तो 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो एक आया क्रिप्स मिशन। क्या कौन आया? क्रिप्स मिशन आया। स्टैफर्ड क्रिप्स इसके लीडर थे जिनके दौरान ये आया। अब क्रिप्स मिशन ने भैया आया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो पाकिस्तान वाले जो मतलब जिन्ना थे वो कह रहे थे नहीं हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, और नेहरू जी कह रहे थे, मतलब नेहरू जी तो इसी के खिलाफ थे कि एक ही हो जाए। ठीक है, पर पाकिस्तान की डिमांड उठ गई यहाँ से, तो इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया? कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो देख लो ये क्रोनोलॉजी चल रही है ऐसे। 1946 में फिर आया आपका कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भी क्या करता है? आइडिया रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, पार्टी जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बन सकती हैं। पर फाइनली फिर बाद में कैबिनेट मिशन के तहत बनती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉम्पोजिशन इसका क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होगे, है ना, कैसे बनता है। भैया पहले डिमांड किसने करी? एम.एन. रॉय ने। फिर नेहरू जी करते हैं 1938 में, कांग्रेस 1935 में, अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट होती है, क्रिप्स मिशन आता है, फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए अब आता है भैया कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बन गई, क्या होगी उसकी कॉम्पोजिशन, कितने लोग होंगे, कितने मेंबर होंगे। तो पहले एक मेरी बात समझ लीजिए, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब इसके मेंबर को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, मतलब डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था। जनता ने जो 11 प्रोविंस थी, प्रोविंस मतलब आज के दौर में जैसे राज्य हैं, जनता ने इन 11 प्रोविंस के लोगों को चुना था जो अपना कानून बनाते थे। अब इन 11 प्रोविंस के लोगों ने इनको चुना था। जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव देखते हो ना आज होते हैं, कि आप भैया एमपी चुनते हो, एमएलए चुनते हो, और वो आपके बिहाफ में राष्ट्रपति चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसे ही चुनी गई थी, एक डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। ठीक है, ये बात आई होप समझ गए हो क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब? सबसे पहले डेट याद रखनी, नवंबर 1946 में बन गई। अब कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ये बनी थी नवंबर 1946 में। सबसे पहली चीज़, अब इसकी टोटल स्ट्रेंथ रखी गई 389 या 389। टोटल स्ट्रेंथ क्या आई? 389। तो ऐसे अब बना लो, टोटल स्ट्रेंथ 389 आ गई। अब 389 में 296 सीट्स अलॉट करी गई ब्रिटिश इंडिया को। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो हाँ क्राउन रूल डायरेक्टली था, और बाकी छोटी छोटी जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, वो राजा वहाँ पे राज करते थे, पर
टैक्स वगैरह सब ब्रिटिशर्स को ही देते थे, है ना, मतलब इनडायरेक्ट रूल करते थे एक तरह से। मतलब 389 सीट में 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिली, 93 रियासतों को यानी प्रिंसली स्टेट्स को मिल गई। अब 296 का भी फर्दर बंटवारा हुआ, 292 सीटें जहां 11 प्रोविंस में गवर्नर थे उनको मिली, 4 सीटें जैसे मान लो आज यूटी नहीं होता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, मतलब चीफ कमिश्नर होता था, उसकी प्रोविंसेस को एक एक मिली। ठीक है, तो 11 प्रोविंसेस को 200 कितनी मिल गई, 92, 292, एक सेकंड साफ कर देता हूँ उसको। तो 296 में 292 मिल गई भैया गवर्नर की प्रोविंसेस को, 4 मिली इलेक्शन जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी उनको मिल गई। ठीक है, तो यानी इस तरह से टोटल 389 सीट्स हो गई। एक सीट अप्रॉक्स 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, तो आप समझ सकते हो 389 सीट है तो कितनी पॉपुलेशन हुई उस दौरान, 38.9 लाख, 38 पॉइंट कह रहा हूँ, मतलब 38 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बनी जाके, क्योंकि एक सीट 10 लाख लोग के लिए, 389 सीट है तो 38 करोड़ की जनसंख्या थी। अब सीट जो अलॉट हुई वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में हुई बराबर, है ना, मतलब सबको मिली, मुस्लिम सिख जनरल ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, सबको मिली, मुस्लिम्स जो हैं, सिख हैं, जनरल हैं, सबको। द रिप्रेजेंटेटिव जो थे ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। समझे मेरी बात, मतलब मुस्लिम को मुस्लिम चुन ले, हिंदू को हिंदू चुन ले, सिख को सिख चुन ले, ऐसे करके बनाया गया। अब हिंदू में देखो सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, खैर अब तो। और वोटिंग कैसे हुई, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे होता है वैसे ही हुआ कि हर सेगमेंट को, मतलब जनसंख्या जो है हिंदू मुस्लिम सबको उसमें अवसर मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। दूसरा, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भैया कब हुए, तो ये बहुत डेट आपको जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखनी ही रखनी है। अब 296 सीट्स पे जब इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, कितनी सीटों पे हुआ, 296। ठीक है, कब हुआ ये याद रखना है, 1946 में 296 सीट्स पे हुआ। अब 296 सीट्स में कांग्रेस को तो मिल गई भैया 208 सीटें, कांग्रेस को कितनी मिल गई, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें, और जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं उनको 15 सीटें मिल गई। आपको ये याद रखना है कि 296 सीट पे चुनाव हुआ जिसमें से कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73, ये दोनों याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब देखो 296 में 208 प्लस 73, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब जो मुस्लिम्स को अलॉट हुई थी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स, वो नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से खुद को दूर रखना चाहा, क्योंकि संविधान बन जाएगा तो इनकी जो राजशाही है वो ख़त्म हो जाती, तो ये अपने आप को दूर ही चाह रहे थे रखें। और एक चीज़ और रख देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर चुने गए हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने गए, बट बाय एन इलेक्शन इन विच ओनली अ लिमिटेड पीपल इंक्लूडेड, जो मतलब रिच क्लास थे, पैसे वाले थे, उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट था ना, सबको थोड़ी वोटिंग राइट मिला, वो तो फिर बाद में जब पहला आम चुनाव होगा 1951 में तब मिलेगा। ठीक है, तो ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, समझ रहे हो, 18+ के लोगों ने वोट दे के नहीं सबको चुना था, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें थे। ठीक है, SC ST सारे मेंबर थे इसमें, बस महात्मा गांधी नहीं थे, और मोहम्मद अली जिन्ना आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ के उस टाइम के सारे बड़े लीडर्स थे इसमें शामिल। अब वर्किंग इसकी चालू होती भैया कब, तो पहली मीटिंग आपको याद रखनी भैया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देती है कि नहीं, हम नहीं इसमें हिस्सा लेंगे, हमें तो भैया अलग पाकिस्तान ही चाहिए, हमें अलग ही चाहिए दिमाग। अब ये सबसे बड़ी जीवन की इनकी गलती थी, आज भूखे मर रहे हैं, आज ये हमारे साथ होते तो कहाँ होते। खैर, मीटिंग वॉज सॉरी, कितने मेंबरों ने अटेंड करी ये आपको याद रखना है, 211 मेंबरों ने अटेंड करी मीटिंग को। कितने मेंबर ने अटेंड करा, फिर से बताता हूँ, वर्किंग कब चालू हुई, 9 दिसंबर 1946 को, 211 मेंबर ने अटेंड करा, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको चुना गया टेम्पररी प्रेसिडेंट। ये प्रथा फ्रेंच में चलती थी, जो बूढ़ा व्यक्ति होता था सबसे ज़्यादा उसको क्या बना देते थे भैया, टेम्पररी पर्पज़ के लिए। अब उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो एक हमारे पास ऑप्शन परमानेंट का भी होना चाहिए, तो परमानेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया गया और सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी। ठीक है, और इसी तरह से
इन द सेकेंड मीटिंग कब हुई आपको ये याद रखना है, 2 ही दिन बाद हो गई। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9-11। राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब चुना गया था, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 11 दिसंबर को। दूसरा, इसी प्रकार H.C. मुखर्जी ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इन्हें बनाया गया टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट, और V.T. कृष्णामाचारी ये इनको बनाया गया परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी याद रखना। 4 चीज़ें याद रखनी है आपको इधर, कौन कौन सी। सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर है, ये बने टेम्पररी प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट। ऐसे ही आपके H.C. मुखर्जी बने टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट और V.T. कृष्णामाचारी परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 ये डेट आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इन्होंने बोला भारत का संविधान कैसा हो, ऐसा हो, अपने मुंह से बोला कि हम सोवरन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। खैर सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड बाद में ऐड हुए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। मतलब जो आज आप प्रियम्बल देखते हो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है नेहरू जी का। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सबने अडेप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947 को। तो आपको इस चैप्टर में काफ़ी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, तो नोट कर लोगे जो मैं बता रहा हूँ तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब नेहरू जी ने पास करा, 13 दिसंबर 1946, ये अडॉप्ट हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये भी डेट नोट कर लो जब पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको अडॉप्ट कर लेगी। अब संविधान को कुछ फैक्ट देखते हैं। सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल कितने सेशन हुए, 11 सेशंस हुए। कितने टाइम में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 2 साल 11 महीने 18 दिन में कितने सेशन हुए, 11 सेशन हुए टोटल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 11 सेशन याद रखने हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 60 देशों से ज़्यादा के कंट्रीज़ को हमने पढ़ा है, तब जाके हमारा संविधान बन पाया, ठीक है। और ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में हमको 114 दिन लगे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड 114 डेज। और पैसा कितना खर्चा हुआ भैया, 64 लाख रुपए, ठीक है, 64 लाख रुपए। ये डाटा आपको याद रखना है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब हमारे संविधान को हमने अडॉप्ट करा था, ये डेट सबको याद होगी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हम लोग लॉ डे भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब। और दिस वाज द लास्ट डे ऑफ 11th सेशन, भैया आखिरी सेशन था जब हमने इसको अडॉप्ट करा। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फाइनल मीटिंग हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद ये ख़त्म कर दिया गया। फिर भैया हम लोग क्या बना लिए, संसद बन गई, संसद के तौर पे मीटिंग होने लगी। तो आपसे फाइनल मीटिंग पूछेगा कब हुआ, 26 जनवरी 1950 मत बता देना, उस दिन से संविधान लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि भैया बेनीगल नरसिंह राव, जिनको BN राव बोला जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने थे, ठीक है। अंबेडकर जी को मत समझ लीजिएगा, डोंट कंफ्यूज विद अंबेडकर। BN राव वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र कौन बने, BN राव, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को भैया हमने अडॉप्ट करा और इसको लागू करा 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, याद रखिए। इन एडिशन टू द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको याद रखिए। हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब अपनाई, मई 1949 में। कॉमनवेल्थ गेम्स चलता है ना, ये कॉमनवेल्थ में जितने देश हैं ना, ये पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब उनको भैया आपस में अपना दुखड़ा रोते हैं, गेम्स वेम्स खेल लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट करा, 22 जुलाई 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल एंथम कब अडॉप्ट करा, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट करा, 24 जनवरी 1950 को। और राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। बात आती है इतना सारा डाटा कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, सॉरी, देखिए पिक्चरों की चीज़ें याद रहती ना, जो 10 साल पहले भी देखा होगा हर चीज़, तो याद तो करना पड़ेगा। क्यों, जिस चीज़ में मन लगेगा, जिस चीज़ में मज़ा आएगी वो याद करना पड़ेगा। तो और देखिए जो भी आज SDM बनता है, DSP बनता है, आपको क्या लगता है 1 साल की तैयारी रहती है, सब झूठ बोलते हैं। उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत रहती है, कई सालों से वो पढ़ रहे होते हैं, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं। तो जितना आप रिवाइज़ करोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न होगी। अब मानोगे नहीं, पॉलिटी कम से कम मैंने 35-40 बार पढ़ी होगी जाके, और फिर भी मुझे अब रिवाइज़ करने ही पड़ते हैं। कई आर्टिकल्स मैं भूल जाता हूँ, हर आदमी भूलता है। मैन टेंड टू बी फॉरगेट, भूलता है इंसान जब तक आप क्या करोगे, उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो रिवीजन एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जब भी अपना संडे है कुछ है,
जो भी सब्जेक्ट भूल रहा हो कोशिश करा करो हर सब्जेक्ट को तीसरे चौथे दिन रिवीजन करो, नया पढ़ने की बजाय उसी को रिवीजन करो। जब बार बार रिवीजन करने लगोगे, नोट्स बना लोगे ना, तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए पीसीएस एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको पीसीएस के यूपीएससी में क्या आपको नहीं लर्न करना पड़ता है, आप सोचते हो इतना सारा हमें मेंस के लिए डाटा चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होती है, इंडेक्स चाहिए होती है, स्कीम्स चाहिए होती हैं, कुरुक्षेत्र योजना, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट की पीआई भी फॉलो करनी पड़ती है, कौन सी योजना किसके लिए। तो यार सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपको आइसोलेट रह के ज़्यादा बकड़ बकड़ इधर उधर से, कम लोगों से बकवास करो, कम लोगों से बात करो, अपने अंदर रहो, अपने लोगों से बात करो, अपने ही आज चर्चा चिंतन करते रहो, है ना, तब जाके कुछ चीज़ें सही हो पाएंगी, ठीक है। चलिए खैर, नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, आपको पूरे 15 वुमेन्स के नाम नहीं याद रखने, बस कितने वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये याद रखना, और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो याद रखना। सॉरी, एक सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, ये तीन का नाम जरूर याद रखना, ये हर बार आपको मिलती हैं, ठीक है। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, बाकी एक बार पढ़ लो। विजय लक्ष्मी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलयुद्धन और बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्क्रिन्स और अम्मो स्वामीनाथन। तो सारी नहीं, बस मैंने जो बताया आपको कौन सी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये तीन जरूर याद रहना चाहिए। चलिए कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार। एज पर रिकमेंडेशन प्रपोज्ड ऑफ कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन की डेट याद रखनी 1946, ठीक है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट करा था। तो इसमें कौन कौन से मेंबर थे ये भी पूछ सकता है आपसे। अब कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर का नाम ज़रूर याद रखना, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अब प्रोसीडिंग जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया था, पंडित नेहरू ने कब पास करा था, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसको अडॉप्ट कब करा गया था, रेजोल्यूशन वॉज एनोनिमसली पास्ड बाय जुलाई 1947, जिस दिन हमने नेशनल फ्लैग को पास करा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी विथ अदर प्रोमिनेंट कमेटीज़, 8 मेजर कमेटीज़ थी, अभी दिखाता हूँ आपको। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, ये सब देख रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। सरदार पटेल चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। सबसे पहली चीज़ बस आपको ये याद रखना है। और जो सब कमेटी थी, मतलब जो फंडामेंटल राइट की कमेटी थी, इसकी 2 और सब कमेटीज़ थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जिसके जेबी कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी के थे एचसी मुखर्जी। तो बस आप अगर ये भी याद रखोगे, फंडामेंटल राइट कमेटी के कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित नेहरू हो जाएगा। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 6 और मेंबर थे ना, आपको उनके भी नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 6 जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कौन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर तो चेयरमैन ही हो गए, ठीक है। अदर मेंबर कौन थे, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्तर। पहली चीज़ कौन कौन, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्तर, ठीक है। और DP खेतान आपको रखना पड़ेगा इसको, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। BL मित्तर की जगह पे फिर बाद में आ गए थे कौन, N माधवराव, आफ्टर द डेथ ऑफ DP खेतान, ठीक है। इन प्लेस ऑफ BL मित्तर एंड माधवराव, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ DP खेतान TT कृष्णामाचारी। ये चीज़ समझ लो, मतलब BL मित्तर की जगह पे आया N माधवराव और DP खेतान की जगह पे आया TT कृष्णामाचारी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना, BL मित्तर और TT कृष्णामाचारी। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, किसने करा था, BN राव ने। विच वॉज पुट बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी। ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था उसमें 243 आर्टिकल थे और 13 शेड्यूल थे, 243 आर्टिकल 13 शेड्यूल, ठीक है। अ टोटल 3 रीडिंग वर हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कितनी रीडिंग हुई, 3 रीडिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। फर्स्ट रीडिंग जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, ये डेट याद रखनी है आपको। पहली रीडिंग कब हुई, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। सेकेंड रीडिंग हुई भैया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये काफ़ी समय तक चली थी, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग जो हुई बिगन
वो 14 नवंबर 1949 को ही और बहुत कम समय तक के लिए थी, 26 नवंबर 1949। ऐसे करके नोट कर लो। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 पहला, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, याद रखना है आपको ये। फिर अब प्रियम्बल तो आपने देखा ही होगा, अभी मैं सेपरेट प्रियम्बल का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। अब हमने 26 दिसंबर को ही क्यों, मतलब 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को लागू करा? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज डे मनाया था। क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज डे। आपको ध्यान होगा, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन करा था लाहौर सेशन में 29 मतलब दिसंबर को 1929 में, कि हम लोग 26 जनवरी को रावी नदी पे झंडा फहराएंगे और बनाएंगे पूर्ण स्वराज डे। उसी दिन को याद करते हुए मनाया गया था। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि भैया अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ये पूछता है। 1891 और 1956। ठीक है, अंबेडकर जी की जो जन्म है 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। कब मिला? 1990 में। देख लो कितनी दिन बाद। ये मेजरली पॉस्टमसली ही मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। ठीक है, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको पहले ही मिल जाए। तो खैर याद रखना आपको, 1891 में बर्थ हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हुई और इनको भारत रत्न मिला 1990 में 31 मार्च को। अब आपको ये याद रखना है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ मिनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। ये किसने बोला था? इवॉर जेनिंग ने बोला था। इवॉर जेनिंग ने, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो माइनॉरिटी है उसको नज़रअंदाज करा गया है। ये इवॉर जेनिंग का कहना था। अभी जाते जाते भी और फूट डालना चाह रहे थे। और दूसरा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन का कोट था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। क्योंकि सारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कांग्रेस से ही थे, तो इनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस पूरी इंडिया है। ये ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना था। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार मतलब कुछ समय के लिए जो बनती है टेम्परेरी पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं। उसमें मुस्लिम लीग के भी मेंबर शामिल थे, पर वो पार्टिसिपेट पहले नहीं कर रहे थे, बाद में वो भी शामिल हुए थे। डेट आपको नहीं याद रखनी है, पर कितने मेंबर शामिल हुए थे ये जरूरी है। मुस्लिम लीग के 5 मेंबर थे इंतरिम गवर्नमेंट में, जो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के 5 मेंबर थे। कौन कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि लॉ मिनिस्टर थे। जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे? लॉ मिनिस्टर। गजनफ़र अली खान, ये हेल्थ मिनिस्टर थे। लियाकत अली खान, इनको फिनांस मिनिस्ट्री दी गई थी। आई चुंदरीगर, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय देख रहे थे। और अब्दुर्रब निस्तार, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कम्युनिकेशन मिला था। इंपॉर्टेंट है ये, फिर से कह रहा हूँ, याद रखना, पूछता है ये, कि जोगेंद्र नाथ मंडल 5 मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के। जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि लॉ मिनिस्ट्री देखे, गजनफ़र अली खान जिनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, लियाकत अली खान जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला, आई चुंदरीगर को कॉमर्स मिनिस्ट्री मिली और अब्दुर्रब निस्तार को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कम्युनिकेशन मिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस की कमेटी है आपको वो याद रखनी है। ये मेजर कमेटी के सारे मेंबर याद रखने, माइनर के नहीं करने। मेजर कमेटी के सारे मेंबर याद रखने। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि कौन देख रहा था? जवाहरलाल नेहरू। और एक और आपको याद रखना, स्टेट कमेटी। ये 3 पंडित नेहरू के लिए थी। तो पंडित नेहरू 3 देख रहे थे। कौन कौन सी? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। फिर आती भैया सरदार पटेल की बारी, तो इनको दिया गया था प्रोविंशियल कमेटी। कौन दी गई थी? प्रोविंशियल कमेटी। जैसे जो भी प्रोविंस वगैरह कोई भी बकैती ना करे कि हम नहीं शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे, ये सब देखा ना कैसे छोटी छोटी रियासतों को सबको मिलाया, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को मिलाया। तो ये इन्हीं को दिया गया था काम, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको याद ही करनी पड़ेगी, बी आर अम्बेडकर, और याद भी होगी। और इसमें बस आपको ये याद रखनी है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। ये सब कमेटीज़ आपको नहीं याद रखनी है। ठीक है, बस इतना याद रखोगे चल जाएगा काम आपका। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की, कैसे भैया रूल्स वगैरह क्या फॉलो करे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये जो पहले प्रेसिडेंट थे और टेम्पररी स्पीकर भी बनाए गए थे, मतलब तो इसलिए इनको बनाया गया, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट ही बनाए गए थे, तो इनका काम था रूल्स बनाना। तो ये राजेंद्र प्रसाद को दिया गया।
और स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद को दी गई, संचालन परिषद स्टीयरिंग कमेटी भी किसको दी गई, राजेंद्र प्रसाद को। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद को। माइनर कमेटी नहीं याद रखनी है आपको, बस ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर आपको याद रखने हैं। जितना बता रहा हूँ उतना कर लोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब, पूछता है डेट, 29 अगस्त 1947 को। कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अंबेडकर जी। और मेंबर कौन था, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। एन माधवराव ने बी.एल. मित्तर की जगह ली थी क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मतलब डेथ की, रिज़ाइन कर दिया था, बीमार थे काफ़ी। और डी.पी. खैतान जो थे, ये इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह लिया था टी.टी. कृष्णामाचारी ने, ठीक है। एन माधवराव ने बी.एल. मित्तर, टी.टी. कृष्णामाचारी ने डी.पी. खैतान। एन माधवराव ने बी.एल. मित्तर, टी.टी. कृष्णामाचारी ने डी.पी. खैतान, ऐसे करके याद कर लो। अब कुछ जो फैक्ट बता रहा हूँ बस वो याद करने हैं, सारे नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी मैं बताऊँगा, सबसे ज़्यादा किस देश से क्या लिया वो भी अभी अलग से एक देखेंगे, एक लेक्चर उस पर कि किस देश से क्या लिया है। सबसे ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं, इसलिए उसको कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। और बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि भैया हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के बनाया है, ठीक है। रैंसैकिंग मीन्स मिक्सचर ऑफ स्टोलन कंटेंट, मतलब हमने दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के अपना संविधान बनाया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल पार्ट पूछता है क्या है संविधान का, व्हाट इज़ द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल पार्ट क्या है संविधान का। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसको संविधान का फिलोसफिकल पार्ट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, ये संविधान का क्या है, फिलोसफिकल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिलोसफिकल मतलब क्यों ऐसा बोला जाता है, देखिए डीपीएसपी एक उद्देश्य देता है, ऑब्जेक्टिव देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स ये हमारी जनता को देता है ना। तो ये आइडियोलॉजी का मिक्सचर्स है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसलिए फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये जो हमने कैबिनेट गवर्नमेंट सिस्टम है ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है कैबिनेट सिस्टम पूरा। जो हमारे प्रोविजंस है कौन से, द अदर प्रोविजन जो हमने रशिया, कनाडा, जापान सबसे बहुत सारे लिए। जैसे रशिया से हमने मान लीजिए फंडामेंटल वो लिए, एमरजेंसी प्रोविजंस है ना, ये सब कैसे नहीं, जर्मनी से लिए, माफ़ कीजिएगा, रशिया से हमने वो लिया ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब। साउथ अफ्रीका से जॉइंट सिटिंग ले ली, कंकरेंट लिस्ट ले ली, अभी पढ़ाऊँगा आपको किससे क्या लिया है, आपको बस इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बस ये चैप्टर हो गया ख़त्म, जितना मैंने बताया बस आपको इतना याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। समझे मेरी बात, क्या क्या मैंने बोला है, जितना आपको यहाँ से बताया मैंने, यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ से कि ये जो बताया मैंने आपको क्या क्या याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जितना मैंने रेड मार्क करा, एक बार और वीडियोस देखिए और इसके नोट्स एक बार प्लीज़ आप बना लीजिए तो काफ़ी बेहतर होगा। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में नोट्स बताए थे आपको कैसे बनते हैं, इसलिए देखिए नोट्स के फॉर्म आप जब खुद सेल्फ में नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको और ज़्यादा क्रिस्प कर लोगे, उसको पढ़ने का तरीका आपका और अच्छा हो जाएगा। तो इसको आपको एक बार अच्छे से कर लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है और इससे काफ़ी सवाल बनते हैं, ठीक है। ये मेजर कमेटीज जितनी बोली हैं बस वही याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी जितना बताया बस इतना। अब चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सारे देखेंगे, एक बार रटाएंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, शेड्यूल, ठीक है, कौन किस में आता है, ओथ ओथ कैसा क्या सिस्टम होता है, ये सब देखेंगे। और किस देश से क्या लिया है हमने, ठीक है, मतलब कौन किस कंट्री से क्या लिया है वो भी देखेंगे। तो ये अलग लेक्चर में, एक लेक्चर में तीनों चीज़ें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है।